नमस्कार दोस्तों, Q&A के 32वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इन Q&A एपिसोड्स के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले, प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद या ड्यूरिंग योर रिसर्च, उनको मैं एड्रेस कर पाऊँ, जिससे कि आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और एलीट मेंबरशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां कि हम इंटरेक्टिव वे में आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं और रियल एस्टेट की एजुकेशन भी देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अंकुर कुमार सिंह जी लिखते हैं, इन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम सोना बिल्डर्स आर रेजिंग डिमांड विदाउट फॉलोइंग CLP प्लान, प्लीज मेक वीडियो ऑन द पेमेंट प्लान। तो पेमेंट प्लान पर मैंने ऑलरेडी बात की हुई है कि एक कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान एक्चुअली कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड नहीं रहता। डे 1 पर जब गड्ढा भी नहीं खुदा हुआ है तब आप ऑलरेडी 25% पैसा दे चुके होते हैं और 50% ऑफ द कंस्ट्रक्शन पर आप ऑलरेडी 90% तक का पैसा दे चुके होते हैं। तो कॉलिंग इट अ कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान इज़ अ मार्केटिंग गिमिक। इसे माइलस्टोन पेमेंट प्लान कहना चाहिए, बट दिस इज़ द वे पॉलिसी में ही डिसाइडेड है इस तरीके से ऑफरिंग्स, और बिल्डर की भी यही जनरली प्रैक्टिस रहती है कि शुरुआती समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लिया जाए, जिससे कि वो अपने एग्जीक्यूशंस और अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने लिए इंश्योर कर सकें। और अगर आपका बिल्डर स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में फॉलो नहीं कर रहा जो भी कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, जो आपको आपके BBA में लिखा हुआ है, तो आप इसे रेरा में कंप्लेन दाखिल कर सकते हैं। होगा क्या? इट इज़ अ टूथलेस टाइगर, रेरा, वी ऑल नो। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी सोना के भ्रमण पे था, गुड़गांव के भ्रमण पे था। अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोडक्ट्स आई सी हैविंग डिले ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 years, और ये सिर्फ एक दो बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा। ये जो डिले है 2 से 2.5 साल का, ये लगभग सारे बिल्डर्स का ही है। कुछ अच्छे बिल्डर्स हैं जिनका के नाम यस लिया जा सकता है, कॉन्शियंट हो, कुछ सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोडक्ट्स हैं, वो टाइमली एग्जीक्यूशन पर चल रहे हैं, वो टाइमली डिलीवरीज इंश्योर कर सकते हैं। बट बाकी जो भी बिल्डर्स हैं, आई थिंक वो 2 से 3 साल के डिलेज पर चल रहे हैं। स्पेशली जिस बिल्डर की आपने बात की सोहना में, वो पुश कर रहे हैं बायर्स को टू मूव फॉर द कैंसिलेशंस, जिससे कि वो MQs वगैरह बेच पाएँ। इस तरीके के मिस प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस हम कह सकते हैं कि बिल्डर्स कैरी कर रहा है, और इसी वजह से नए बिल्डर्स का साथ आई थिंक अपना पैसा बहुत ज़्यादा नहीं फंसाना चाहिए, जिससे कि आप पीसफुल डेज बिता पाएँ आफ्टर योर इन्वेस्टमेंट। तो यस, अगर आप अभी तक इन्वेस्टेड हैं तो आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस है, इसे क्वार्टरली ज़रूर फॉलो करते रहिए। रेरा पर मांगिए, उनके वेबसाइट्स पर मांगिए, और अगर आप ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के डिलेज़ में परेशान हैं तो अपने पेमेंट्स को भी उसी हिसाब से डिलेज़ डाल सकते हैं। बट ये सारी जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन है वो रिटन एंड फॉर्मल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बिल्डर ने ढंग से जो माइलस्टोन है उसे अचीव नहीं किया है और पहले ही पैसा मांगा जा रहा है, तो आप इसका प्रॉपर कम्युनिकेशन मेल चेन पर कर सकते हैं, प्रूफ मांग सकते हैं। बट एट द एंड आई थिंक यू शुड नॉट गो विद द कैंसिलेशंस, क्योंकि काफ़ी हद तक कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखी है और आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो यू कुड बी पॉजिटिव विद दिस कि यस, वो कंप्लीट होकर के ज़रूर मिलेगा। तो मैंने कंस्ट्रक्शन पर, रेरा पर ऑलरेडी बात की हुई है। रेरा की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान कैसे मिसगाइड करता है इन्वेस्टर्स को, इस पर भी बात की हुई है मैंने। वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, प्लीज़ उन्हें भी देखें और ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि बिल्डर के माल प्रैक्टिसेस को आप एड्रेस कर सकें और एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर सकें कि बिल्डर इस तरीके की गंदी हरकतें ना करे। नेक्स्ट, लाइक म्यूज़िक जी लिखते हैं, आई लाइक म्यूज़िक जी लिखते हैं। आई थिंक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो इट्स बेटर टू मेंशन योर नेम। सर, आई एम 24 ईयर ओल्ड एंड हैव अबाउट 20 लाख सेव्ड। आई नो इट्स नॉट इनफ टू गेट इनटू द रियल एस्टेट, बट I am paying lot of rent and would appreciate if it's managed by some other property even though small. What would you suggest?
stocks, etc. I do separate, but trying to get into bad products like DDA, Narela that fall into my budget. Loan isn't an option because the monthly fellowship I get is only enough for me and my family expenses. तो अगर इनके क्वेश्चन को समराइज करें तो इनके पास 20 लाख रुपए हैं टू इन्वेस्ट इन टू रियल स्टेट, और अभी ये फेलोशिप पर हैं यानी प्रॉपर जॉब नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि 24 साल में अगर आप फेलोशिप पे हैं तो आपने 20 लाख रुपए बचाए कैसे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये इनहेरिटेंस के थ्रू आया होगा। फेलोशिप आई थिंक जितना कि मैं समझ सकता हूँ 35,000 से 70,000 के आसपास हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप यूनिवर्सिटी में हैं या किसी कॉर्पोरेट फेलोशिप में हैं। तो विद द 20 लाख्स दिस अमाउंट आई थिंक रियल इस्टेट में काफ़ी शेडी डील्स आती हैं, आपको उसे ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए। नरेला इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। मैं लोकनायकपुरम के जो LIGs हैं उनमें ज़्यादा पॉजिटिव रहा हूँ, बट जो UER हाइट्स के हैं, बाकी पुराने वाले नहीं। बट आज के डेट में अगर देखा जाए तो 20 लैक्स के रेंज में कोई एक अच्छा ऑप्शन LIG का दिल्ली NCT में नहीं है। कुछ ऑप्शंस DDA लाने वाला है ईस्टर्न साइड में। लेट्स वेट कि उनकी प्राइसिंग वगैरह क्या रहती है, आप उन्हें ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनकी प्राइसिंग आई थिंक 23 से 25 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेंस बन जाता है। कुछ 1 BHK के ऑप्शन आपको गुड़गांव में भी मिल सकते हैं, बट जैसा कि आपने बोला कि लोन इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, तो आई थिंक बिना लिवरेज यूज़ किए रियल इस्टेट से रिटर्न्स अच्छे से एक्सपेक्ट कर पाना आई थिंक ये ठीक चीज़ नहीं होगी। रियल इस्टेट एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट इसीलिए साबित होता है क्योंकि आप स्मार्टली लीवरेजेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। विद दिस बजट माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज़ टू बी इन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, या अभी अपने पर इन्वेस्ट कर ले इसमें से कुछ पार्ट, जिससे कि आप अपने आप को अप स्किल हो करके और अच्छे अर्निंग पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाएँ। तो बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, इक्विटीज़ में जा सकते हैं, बॉन्ड्स में जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। 40-50 के आसपास में आप डेट में रह सकते हैं, बाकी कुछ सिप्स कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो इक्विटीज़ ऐसा कुछ ख़राब चीज़ नहीं है। इक्विटीज़ को आप यूटिलाइज़ कीजिए टू बिल्ड अप योर इनिशियल लमसम, जिससे कि आप रियल एस्टेट परचेज बाद में फ़ंड कर पाएँ। बाकी अगर आप इक्विटीज़ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं तो आई थिंक आपके होम टाउन में कोई अगर अच्छा लैंड पार्सल हो ऑन इन द गेटेड सोसाइटी और ऑन द मेन रोड, अपफ्रंट रोड, तो इस तरीके की चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। और ये जो बैरियर है इसका लमसम अमाउंट होने का और लीवरेज यूज़ कर सकने का, यही रियल एस्टेट को एक एज भी देता है कि कोई भी मुंह उठा करके कभी भी रियल एस्टेट में यूं ही इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जहाँ तक बात रही है रेंटल्स की, तो यू आर ऑन अ फेलोशिप, आई थिंक आप रेंटल्स को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं रादर गोइंग फॉर अ लॉन्गर कमिटमेंट्स इन रियल एस्टेट। आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। आप कल को यहाँ हो सकते हैं, कहीं और हो सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो यू आर जस्ट 24 ईयर ओल्ड, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ अपस्किलिंग योरसेल्फ सो दैट यू कैन इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल्स। नेक्स्ट चलते हैं। विजय सिंह जी लिखते हैं, थैंक्स, योर व्यूज़ are always meaningful, thanks for sharing it. One question, your views please about DDA 3 BHK but they are low rise, ground plus 3 only. Where do you rate it? Because neither it's a builder floor nor it's a high rise. To be specific, I am talking about sector 9 Dwarka and each flat are 3 side open. तो ग्राउंड प्लस 3 की जो DDA की कंस्ट्रक्शंस हैं, स्पेशली अगर सेक्टर 9 की ही बात करें तो अच्छी लोकेलिटी है, हाईली रिकमेंडेड है इस तरीके की लोकेलिटीज़ टू इन्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो FAR का यूटिलाइजेशन है वो उस टाइम पर अंडर यूटिलाइज था और आज के डेट में यहाँ पर बड़ी कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो अगर उस प्रॉपर्टी की लाइफ आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में 20 से 25 साल रह सकती है, प्रॉपर्टीज़ अच्छी मेंटेन्ड हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। एक पुरानी प्रॉपर्टी को कैसे जज करें, इस पर मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, आप उसे harekrishnaDikshit.com पर जा कर के ब्लॉग सेक्शन में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि क्या सोसाइटी और आगे 20-25 साल चलेगी, क्या आज के डेट में वो वेल मेंटेन्ड है या नहीं है, इस चीज़ को एसेस कर पाएंगे। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग टर्म एंड यूज़ के लिए
स्पेशली एंड यूज़ के लिए रिकमेंडेड है। बट अगर आप 5 से 7 साल या 10 साल का होराइजन रखते हैं तो आई थिंक आपको न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, शॉर्ट टर्म मतलब 5 से 7 साल 8 साल में रिटर्न्स की अच्छी एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। पूजा जी लिखती हैं, हे देयर इज़ अनदर लॉन्च इन एमवीएन, इज़ इट वर्थ टू अप्लाई अफोर्डेबल एक्सेट्रा पेइंग मैनेजमेंट कोटा। तो आज के डेट में मैनेजमेंट कोटा फ्रेश लॉन्चेस में आई थिंक आपको ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए अगर बिल्डर अच्छा नहीं है तो। बिल्डर अच्छे कौन से हैं? आई थिंक टॉप 21 अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट देख सकते हैं आप, बट एमवीएन is a fishy thing. I think you should stay away from them, especially for the management quota. मैंने वैसे इस पर बात की हुई है। मैनेजमेंट कोटा आपको कब लेना चाहिए, किस प्रोडक्ट्स में लेना चाहिए, किस बिल्डर के लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और किस केस में मैनेजमेंट कोटा आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, क्या फ्रेश लॉन्च के केस में लेना चाहिए या नियरिंग पोजीशन वाले केस में लेना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में भी मैनेजमेंट कोटा का जो रेट है वो 15 से 20 लाख है और ये कहीं भी काउंट इन नहीं होता। अगर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन डिलेज आता है या प्रोजेक्ट अगर स्टॉल होता है तो इट्स अ रिस्की अफेयर आज के डेट में जाने के लिए। मैंने काफ़ी रिकमेंड भी किए हैं पिछले टाइम में मैनेजमेंट कोटाज। अगर आप हिस्ट्री देखें मेरे यूट्यूब जर्नी की तो वो आज तक अच्छे रहे हैं, बट ये बिल्डर्स काफ़ी फिशी हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। हिमांशु जी लिखते हैं नेक्स्ट, विल इट मेक सेंस टू अप्लाई दिस स्कीम विद द लोन on ADA plotting scheme because there will be many applications and with the loan of 20k approx charges for a single application. Thank you and grateful for all your insights. तो अगर इनके क्वेश्चन को मैं समराइज़ करूं कि एप्लीकेशन के लिए जो पेमेंट करनी होती है वो रफली 5% ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट होती है। अगर आप 3-4 एप्लीकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आई थिंक दिस विल कॉस्ट यू 15 to 20 lakhs रुपीज़ रफली टॉकिंग अबाउट इट। तो ये 15 से 20 लाख रुपए के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने के लिए कई बार इस तरीके की प्लानिंग आ जाती है कि आप एफडीज़ को नहीं कर सकते, एफडीज़ में कुछ पेनल्टीज़ लग सकती हैं, या एफडीज़ अगर लिक्विडेट की तो टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है और टैक्सेशन की प्लानिंग में आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है। या कई बार आप एसआईपीज़ भी करना चाहते हैं लिक्विडेट, तो पेनल्टीज़ का भी डर रहता है। मेरे हिसाब से आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 7 to 8 lakhs रुपीज़, इनफैक्ट टिल 10 lakhs रुपीज़ आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। इसको बहुत लिक्विडिटी में रखना चाहिए हमें, क्योंकि 20 lakhs रुपीज़ फॉर ईच एप्लीकेशन, अगर आप 5 करना चाहते हैं तो इट इज़ 1 lakhs रुपीज़, तो कोई मतलब नहीं बनता 1 लाख रुपीज़ इस तरीके से बहा देने का। बट स्टिल अगर आप जाना चाहते हैं 1 या 2 एप्लीकेशंस के लिए जहां पर आपकी कॉस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये के आसपास आएगी और 3-4 अपने से करना चाहते हैं तो आई थिंक स्टिल सेंस फिर बन जाता है। बैंक्स एप्लीकेशन के लिए लोन ऑफ़र करते हैं जिससे कि वो अपना पैसा बना पाएँ। जनरली मैं इसके अगेंस्ट भी रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए मैंने हाँ भी कहा है। बट अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ फंड्स आपको हाईली लिक्विडेबल रखना चाहिए कि आप नेक्स्ट 2 दिन में निकाल करके बिना किसी पेनल्टी के कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ, राइट। तो आशा करता हूँ कि इन वीडियोस के माध्यम से, इन एड्रेसेस के माध्यम से मैंने आपकी सहायता की हो आपकी डिसीजन मेकिंग में। और भी Q&A वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट में, आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। और बेहतरीन वीडियोस भी हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हो गए या टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने की बात हो गई, ट्रेंड्स की बात हो गई, आप इस यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसे मैं सब्सिक्वेंट Q&A एपिसोड्स के माध्यम से ज़रूर एड्रेस करूँगा। थैंक यू।